हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप 25 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में होने वाले चुनाव या आप कह सकते हैं निर्वाचन या फिर इलेक्शन से संबंधित सारे प्रश्नों को। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत में चुनावों में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? तो जो आर्टिकल हम डिस्कस करते चलेंगे उनको याद रखिएगा। आर्टिकल 326 में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 326 में प्रावधान किया गया है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का प्रावधान किस आर्टिकल में मेंशन है? इस यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जब आपकी या भारत के किसी नागरिक की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है, आपकी उम्र, तो प्रत्येक नागरिक जो भारत का है वो मतदाता के या वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है और उसे किसी भी विधि के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें भारत के नागरिकों को मतदान देने का जो अधिकार है वो मिला है किससे? अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। और इसमें जो मतदान करने वाले हैं और जो निर्वाचित होने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि मतदान करने का या निर्वाचित होने का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार होगा। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। या इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 326 पर, कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपको मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में आम चुनाव या जनरल इलेक्शन किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? देखिए, जो भारत में आम चुनाव हैं वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगर आप बात करें आर्टिकल 325 की, आर्टिकल 325 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनके लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली, जिसे आप कहते हैं जनरल इलेक्टोरल रोल होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, या इसी को बोलते हैं हम क्या? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया गया हो। देखिए, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो होती हैं जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया होता है उन्होंने कितने राज्यों में? तो भारत में देखिए, भारत में किसी भी राष्ट्रीय जो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है, या उन्हें राष्ट्रीय दल है या फिर ये एक कह सकते हैं आप स्टेट का दल है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जैसे होती हैं, आपकी स्टेट पार्टी होती हैं, कुछ नेशनल पार्टी होती हैं, उनको जो है ये दर्जा देने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। और उस इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी लोकसभा में चाहे राज्यसभा के चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में या तो 6% वोट प्राप्त कर ले, या साथ ही एक राज्य तथा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त कर ले। एक तो ये वैलिड रीजन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए, 4 या अधिक राज्यों में। दूसरा है, अगर किसी दल को लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हो जाए, तब भी उसको घोषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें देखिए, प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करने का क्या मतलब है? जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करती है। प्रतिनिधि सरकार का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस प्रणाली में होता क्या है? जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो जनता की ओर से सीधे डायरेक्टली कानूनों का निर्माण करते हैं और शासन व्यवस्था से जितने भी डिसीजन होते हैं उनको लेने का काम करते हैं। तो वर्तमान में अगर विश्व के अधिकांश देशों में ये प्रणाली अपनाई गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, या भारत है, या कनाडा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये। नेक्स्ट चलेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको कहेंगे। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, साल था 1985, बी ऑप्शन है। और ये भी याद रखिएगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये था 57 अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है।
इसको याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण किया गया था और संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई थी इस वक्त, ठीक है, जो दल परिवर्तन के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है इसमें। अगला सवाल चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है वो नहीं आता, आपको बताना है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के जो विधानमंडल है यानी विधानसभा और विधान परिषद राज्य के, इनके लिए चुनाव करवाता है ये। अगर बात करें, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। डायरेक्टली प्रधानमंत्री के इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है ये। संविधान का अनुच्छेद 324 है, ऑप्शन सी देखिए। 324 के अंतर्गत ये किस दिन स्थापना की गई थी? 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले जितने भी चुनाव हैं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हैं उनके लिए निर्वाचन नामावलियां, जिनको हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं, उसको भी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो ये आर्टिकल 324 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है आपको, कौन सा इसमें से गलत है? देखिए, प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ये तो सत्य है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। एक्चुअली अगर इसमें बात करें तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1988 में आया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया था और ये आर्टिकल था 326, अभी डिस्कस किया था हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में जो मतदाता होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो अगर आप स्टेटमेंट सी को देखें, स्टेटमेंट सी को, कोई उम्मीदवार लोकसभा में 70 लाख रुपए तथा विधानसभा में 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में, तो ये संवैधानिक निकाय है। बी ऑप्शन जो है आपका ये गलत है, क्योंकि ये तो आर्टिकल 326 में मेंशन है बट यहाँ बताया गया है 325, तो बी ऑप्शन इसका असत्य है, ठीक है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस में किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? बताना है आपको इनमें से किस में रिजर्वेशन नहीं किया गया है। तो भारत में आप जानते हैं कि कई कई जगहों पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं, तो भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में किया गया है और राज्य की जो विधानसभाएं उसमें किया गया है। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा में, राज्य की विधान परिषद में और जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल है उसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये तीनों ही, इन तीनों में कोई आरक्षण नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, उनमें से एक कथन है और एक उसमें उसका कारण है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है, क्या आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं। पहला है कथन है, अल्पसंख्यक शब्द भारत की संविधान में परिभाषित नहीं है, यानी भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक आयोग की, देखिए अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो अल्पसंख्यक आयोग एक, ये जो है एक स्टैट्यूटरी निकाय है, ठीक है, सांविधिक है ना कि संवैधानिक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये ए और आर दोनों सही हैं बट जो आर है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल चलेंगे, भारत का संविधान जो है उसमें भाग 16 जो है उसको बताना है वो किससे संबंधित है। तो भाग 16 में दिए गए हैं आपको, देखिए, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है ये, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक के प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 331 में
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व, और आर्टिकल 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। नेक्स्ट चलेंगे, किसी जाति को या कह सकते हैं किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति घोषित करने का जो एक अधिकार होता है वो किसके पास है? तो देखिए ये आर्टिकल 341 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य को या फिर संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल से परामर्श करने के बाद में उस राज्य या उस संघ शासित प्रदेश की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में उसको घोषित कर सकते हैं या नोटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को ये पावर होती है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको डिटेल में करवाया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स की पहली क्लास में, है ना। तो यूएनओ या यूएन की स्थापना की गई थी साल 1945। अब ये जिस दिन इस्टेब्लिश हुआ था वो भी पूछता है आपसे एग्जाम में। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस भी मनाई जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी यूएनओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला सवाल देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 इंपॉर्टेंट अंग हमने बताए थे, 6 इंपॉर्टेंट अंग, उसमें से एक होता है सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये होगा आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ में से सुरक्षा और ऐड कर लेंगे आप। तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। अब बात करें सुरक्षा परिषद के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 15, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी यानी 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। अगर आप स्थायी की बात करोगे, स्थायी में आता है यूएसए यानी अमेरिका, और फ्रांस आता है, और चाइना आता है, और ब्रिटेन आता है, और रशिया आता है। ये सारे आपके परमानेंट 5 हैं। तो अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 सदस्य कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे 5 सदस्यों के नाम मैं अभी डिस्कस किए हैं हमने आपसे। अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रशिया यानी रूस। ये 5 P5 कहे जाते हैं यानी परमानेंट 5 कहे जाते हैं। यही 5 स्थायी सदस्य कहे जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। इसको आप याद रखेंगे। टोटल होते हैं 15 सदस्य इसके। 15 में 5 अभी बताए हैं हमने, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर आपके हिसाब से अब क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो गया बी 5। अगला सवाल चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? अगर आपसे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हेग हो जाएगा। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल। वर्ष याद रखेंगे इसका, वर्ष इज इंपॉर्टेंट। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 15 जून 2007, 15 इसको याद रखेंगे, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस को यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तभी से हम 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर इज सी। और ये किस वर्ष घोषित किया गया था? 2007 में। किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष शासन व्यवस्था यानी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्ष शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय किस देश में हुआ? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो इसका उदय हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी यूएसए से। अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या होता है? इसमें जो राष्ट्रपति होता है ना, उस देश का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसका निर्वाचन डायरेक्टली जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी आप कह सकते हैं जो हमारे देश में जो निर्वाचन होता है डायरेक्टली
वो किसका होता है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली अगर अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ डायरेक्टली चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली वहाँ की अमेरिका की जनता पार्टिसिपेट करती है, जबकि हमारे देश में जो देश का प्रधान है, जो राष्ट्रपति है, उसमें डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। हम लोग वोट नहीं देते हैं कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, ठीक है, विधानसभाओं में, वो वोटर होते हैं भारत के राष्ट्रपति के। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखें। चीन की संसद का नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक दो बार ये पूछे हुए हैं, चीन की और जापान की संसद के नाम आपसे। तो इसमें जो अगर चाइना का आपसे नाम पूछे, चाइना का ऑफिशियल नेम जो होता है वो होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये चीनी जनवादी गणराज्य, चीन का नाम है ऑफिशियल। अगर आपसे पूछे इसकी चीन की संसद, पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज कॉल्ड एज, तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये हो गई बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगला चलें। चीन की संसद हो चुकी है। जापान की संसद का नाम आपसे पूछा हुआ है, तो जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसको हम डाइट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं। जबकि जो स्वीडन होती है, स्वीडन की जो संसद है उसको बोलते हैं रिक्सडैग। ये सिक्स नहीं होगा, रिक्सडैग होगा, ये रिक्सडैग बोलते हैं जो स्वीडन की संसद है। और जनरल कोर्ट्स बोलते हैं जो स्पेन की संसद है, ये स्पेन की संसद है। तो इस तरह की संसद के नाम भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। अगला देखिए, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ का मतलब क्या होता है? ठीक है, चतुर्थ स्तंभ का मतलब आपको बताना है। तो लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए जो मीडिया होती है, या आप कह सकते हैं प्रेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, या फोर्थ पिलर बोलते हैं, या फोर्थ स्टेट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही आंसर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, चौथा स्तंभ क्या हो गया? मीडिया। और तीन स्तंभ कौन कौन से थे इसके? तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं जहाँ पर जो है लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी, जैसे अपना ही देश है, तो इसमें अगर हम बात करें, एक हमने डिस्कस की थी विधायिका। भारत में क्या होता है? एक पिलर होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, लोकतंत्र का पहला पिलर या एक पिलर उसमें से लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहते हैं आप इसको। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका यानी सरकार जिसे हम कहते हैं। तीसरा पिलर होता है न्यायपालिका यानी इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो ये तीन पिलर होते हैं। चौथा पिलर होता है मीडिया, और जो चौथा पिलर है ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? तो भारतीय प्रेस काउंसिल या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक और एक अर्ध न्यायिक निकाय है। स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, इसको याद रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला देखें, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है आपसे। निम्नलिखित में से किसी देश की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? साल 1960 था वो। इसमें सिरी माओ, ठीक है, सिरी माओ थी ये, सिरी माओ भंडार नायके। श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जब बनी थी वो, तो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ वो विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? ये हो चुका है एक्चुअली, और ये भी हो चुका है। और इसका आज आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये जानते हैं, तो भारत में जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में मेंशन है। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस वक्त 14 ही भाषाएं हुआ करती थी। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ कर दें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त मूल भाषाओं, अगर यहाँ मूल लिख दें तो आंसर हो जाएगा 14। अगर यहाँ मूल ना लिखें जैसे अभी प्रेजेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर होगा 22। यानी हम बात करें कि वर्तमान में आप करें अभी भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तब आंसर आप 22 करेंगे। ठीक है, और ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी के कोर्स में ऑलरेडी। और आखिरी क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस वर्ष घोषित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था। भारत के राष्ट्रपति को ये पावर होती है उसके पास कि देश में वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 352, भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। और भारत में अब तक केवल 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है देश में। एक कब हुई थी? पहली बार
पहली बार हुई थी साल 1962 में, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था इस समय। दूसरी बार कब हुई थी? साल 1971 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय। तीसरी बार हुई थी कब? तीसरी बार 1975 में। 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंसेस के आधार पर जो है ये आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन हमने कुछ पिछले मॉक टेस्ट में किया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था साल 1978 में। उसमें क्या किया गया था? जो इंटरनल डिस्टरबेंस था, जो आंतरिक अशांति के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन शब्द को जोड़ा था। इसको भी याद रखेंगे आप। अब जो है भारत में अशांति, जो आंतरिक अशांति है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। उसकी जगह पर हमने क्या किया है? सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1962 में हुई थी। ये हो गए आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। और एक मॉक टेस्ट और लेंगे हम, लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा 26वां मॉक टेस्ट। उसमें इंडियन पॉलिटी के हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब अभी तक जितने मॉक टेस्ट थे उसमें इंडियन पॉलिटी की हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही कोर्स में, और ये आपके MCQs भी हो गए हैं। और इसके बाद हम जो चलेंगे वो MCQs रहेंगे हमारे इंडियन हिस्ट्री के, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों भारत के हम डिस्कस करते चलेंगे। साथ ही हम आपको ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।